दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, एशिया का एक और देश हिंसा की आग में जल रहा है। वहां भी उग्र भीड़ ने संसद पर हमला किया है। वहां पर भी एक उग्र भीड़ ने प्रधानमंत्री के घर पर अटैक किया है। वहां पर भी एक उग्र भीड़ ने गृह मंत्री के आवास पर अटैक किया है और हर तरफ सड़कों पर अफरा तफरी, जगह जगह प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ मचाया जा रहा है। आखिर नेपाल इस हिंसा का शिकार क्यों हुआ? आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं और इसका इम्पैक्ट किस तरह भारत पर पड़ेगा या भारत पर पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, भारत से घिरे हुए जितने भी देश हैं सब में करीब करीब तख्ता पलट हर कंट्री में हो चुका है। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब जो है नेपाल में भी तख्ता पलट की कोशिश हो चुकी है। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो अपना देश छोड़कर भागकर नेपाल से भागकर दुबई भागने के फिराक में हैं। तो ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है आखिरकार एशियाई कंट्री पर ही क्यों हो रहा है, वो भी सब भारत के इर्द गिर्द। पहले एक्सपेरिमेंट हुआ पाकिस्तान में, तो मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान नंगा भिगमंगा देश है, वहां के लोग एक एक बोतल दारू पर बिक जाते हैं। तो अगर उन लोगों को पैसा खिलाया गया होगा तो वो लोग तो बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। तो मैं वहां के देश का समझ सकता हूं। सेम गोज विथ बांग्लादेश भी नंगा भिगमंगा देश है, पाकिस्तान से ही तो है वो। तो वहां भी पैसे के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, युवाओं को भड़का सकता है, छात्रों को भड़का सकता है, अधिकारियों को भड़का सकता है। और यही हुआ बांग्लादेश में। लेकिन अब वही चीज अगर नेपाल में आजमाया जा रहा है तो इसका मतलब वो लोग जो लोग भी इस हिंसा के पीछे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, वो अपना एक और एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रयोग है ये यहां पर चल सकता है कि नहीं। और जिन लोगों ने ये प्रयोग किया है उनको ये चीज देखकर बहुत खुशी मिल रही होगी कि उनका प्रयोग सक्सेसफुल रहा है। और दोस्तों, हुआ है बहुत छोटा सा चीज। नेपाल ने अपने जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जो खासकर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और फेसबुक द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उन सबों पर बैन लगा दिया है। उन सबों पर बैन लगाते ही वहां के जो जेंजी के जो हैं, मतलब नवयुवक सब जो हैं, उन लोगों ने वहां पर तहलका मचा दिया, वहां पर उग्र हो गए हैं और वहां सड़कों पर आकर सरकार का विरोध करने लगे। अब उन्हें अचानक से याद आ गया कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास पढ़ाई नहीं है, हमारे पास लिखाई नहीं है। अचानक से उनको सब याद आने लगा। ये सब अचानक से नहीं होता है दोस्तों, इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है काफी दिनों से। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था ना, फिर वहां पर एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाया गया ओली, जो कि कम्युनिस्ट के विचारधारा से प्रभावित थे।
और उनके खिलाफ फिर उनकी जो है भ्रष्टाचार हो या निरंकुशिता हो, इन सब को देखते हुए 2-4 सालों से एक जमीन तैयार की जा रही थी और उस जमीन पर बस एक माचिस का टुकड़ा आग रखने की जरूरत थी। उसने आग पकड़ लिया और ये आग बहुत विभत्सकारी आग के रूप में बदल गया। तो अब आप देखिए, यही सेम इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी जब इमरान खान बने तो वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने वोट चोरी से अपनी सरकार बनाई है। एक जनता में मिसट्रस्ट, मतलब कि अविश्वास की कोशिश पैदा की गई और वहां की जनता आसानी से अविश्वास में आ गई और उन्होंने इमरान खान की सत्ता को पलट दिया। यही सेम हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तो जो शेख हसीना थी उनके पास तो 75% मेजोरिटी था और जो 25% जो विदेशी ताकतों का हाथों बिक चुके थे, उस 25% ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि 75% बहुमत वाले सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका। वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना को किसी तीसरे देश में आकर शरण लेनी पड़ी। अब देखिए, भारत और नेपाल मित्र देश हैं, बांग्लादेश भी मित्र देश था। बांग्लादेश की पीएम ने शरण लिया भारत में और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भारत में शरण नहीं मांगी, वो सीधा शरण मांगे हैं दुबई में। तो इसी से आप देख लीजिए कि वो किस तरफ झुकाव वाले नेता थे। अगर वो राइट विंगर होते तो जरूर वो भारत में आकर शरण लेते। लेकिन दोस्तों, अब मैं देख रहा हूं 2 दिन से सोशल मीडिया पर ये एक प्रचार किया जा रहा है कि जिस तरह नेपाल में हुआ, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ, वो भारत में कब होगा। यहां के लोग उस चीज का वेट कर रहे हैं। आम लोगों में भी जो अविश्वास की कोशिश अन्य देशों में की गई थी, उसी तरह का अविश्वास यहां भी पैदा करने का कोशिश किया जा चुका है। आप देख लीजिए, और ये कोशिश जो है 1-2 दिन से नहीं चल रहा है, ये कोशिश पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। ये तो शुक्र मनाइए इस देश का, भारत देश का, कि यहां पर एक मजबूत सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह जिसके गृह मंत्री हैं। तो यहां पर सारी चीजें कंट्रोल में हैं। लेकिन अगर यहां भी कोई कम्युनिस्ट सीएम होता या कोई वीक प्राइम मिनिस्टर होता तो भारत में वो आग पहले कब का लग चुका होता। अब जब भारत में इस तरह की कोशिशें बार बार विफल हो रही हैं, सोचिए, लोगों ने स्टार्ट किया था चौकीदार चोर है से। जो चीज भारत के लिए अच्छा हो रहा है उसके खिलाफ भारत का अपोजिशन जो है खड़ा हो जा रहा है ढाल बनकर कि ये चीज भारत के पक्ष में हो रहा है, हम ये चीज होने नहीं देंगे। सोचिए, जब भारत सरकार राफेल खरीद रही थी, इससे फायदा किसको था? भारत को था। सोचिए, अभी भारत की सरकार एसआईआर कर रही है, इससे फायदा किसको है? इससे फायदा भारत को पहुंचता। लेकिन पूरा का पूरा अपोजिशन वाले जो हैं एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो चुके हैं। और अभी अभी न्यूज आ चुकी है कि सीआईए जो है इंडिया में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ताकि उनका जो स्लोगन है मोदी मस्ट गो को फुलफिल किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। और वो तो 3D पर काम कर ही रहे हैं, डिवीजन, डिसेप्शन एंड डाइवर्जन। मैं अपने पहले वीडियो में 3D का मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस पर वो काम कर रहे हैं। और भारत के जो विपक्ष के लोग हैं जो बार बार कहते हैं भारत हमारा भी देश है, लेकिन वो ये हमेशा उनकी कोशिश हो रही है कि भारत में भी कुछ एक ऐसा उग्र भीड़ हो जो संसद पर अटैक कर दे, प्रधानमंत्री आवास पर अटैक कर दे, गृह मंत्री के आवास पर अटैक कर दे, सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर दे। ऐसा वो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा हूं। आम आदमी तो छोड़िए, आम आदमी तो अगर कुछ चाह रहा है तो जो अपने नेता है उन्हीं की बातों को तो देखकर आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग अपने जो नाकामे लोग हैं उनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे लेट द इलेक्शन कम,
इलेक्शन को आने दो, तुम्हारा आदमी अगर जीत जाता है, तुम्हारी पार्टी जीत जाती है तो प्रधानमंत्री बना दो ना। लेकिन वो लोग बिना जीते हुए आदमी को ही प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। ऐसी अराजकता की स्थिति भारत में धीरे धीरे उबल रही है। अगर यहां भी कोई कमजोर प्राइम मिनिस्टर होता तो ऐसा ही होता। लेकिन नेपाल के लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है। अपने सरकार पे भरोसा रखें, आपकी सरकार आपके लिए जरूर अच्छा करेगी। इतना ही मैं अभी कह सकता हूं। तो दोस्तों, मुझे अब आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।